पिछली क्लास में हमने वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप और अंतराल रूप में लिखना सीखा था। आज उनसे संबंधित प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो इनसे संबंधित हमारी प्रश्नावली में केवल 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है जिसमें हमें समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है और इनको अंतराल रूप में लिखना है। दूसरे प्रश्न में हमें अंतराल रूप दे रखा है और इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो पहले प्रश्न को हल करते हैं। देखो पहले का पहला क्या दे रखा है, सभी अक्ष का समुच्चय जहां अक्ष एक वास्तविक संख्या है और अक्ष -4 से बड़ा है, 6 के बराबर और 6 से छोटा है। अब इसको हमें अंतराल रूप में लिखना है। तो जब इस प्रकार हमें समुच्चय निर्माण रूप दिया गया हो और अंतराल रूप में लिखना हो तो हमें क्या करना है, हमें यह देखना है कि अक्ष कौन सी दो संख्याओं के बीच में आ रहा है। तो पहले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर अक्ष कौन सी दो संख्याओं के बीच में आ रहा है, -4 और 6 के बीच में। तो पहले इन दोनों संख्याओं को लिख लो। तो यहाँ पर अक्ष आ रहा है -4 और 6 के बीच में, तो -4, 6। यहाँ पर अक्ष देखो किन के बीच में आ रहा है, -12, -10 के बीच में। यहाँ पर अक्ष 0 और 7 के बीच में, तो लिखेंगे 0, 7। यहाँ पर अक्ष इनके बीच में आ रहा है 3 और 4 के बीच में, तो लिखेंगे 3, 4। अब देखो ये तो है प्रारंभिक संख्या और ये है अंतिम संख्या। अब हमें क्या करना है, प्रारंभिक संख्या की तरफ यदि बराबर का चिन्ह आ रहा है तो बड़ा कोष्ठक लगाना है, और यदि प्रारंभिक संख्या की तरफ बराबर का चिन्ह नहीं आ रहा है तो हमें छोटा कोष्ठक लगाना है। सेम बात है अंतिम संख्या के साथ। अंतिम संख्या के साथ यदि बराबर का चिन्ह आ रहा है तो हमें बड़ा कोष्ठक लगाना है, और बराबर का चिन्ह नहीं आ रहा है तो छोटा कोष्ठक लगाना है। तो यहाँ पर देखो ये प्रारंभिक संख्या, इसके साथ यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर आएगा छोटा कोष्ठक। अंतिम संख्या के साथ यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब यहाँ पर आएगा बड़ा कोष्ठक। तो ये तो हो गया इस समुच्चय निर्माण रूप का अंतराल रूप। इसमें देखो यहाँ पर न तो प्रारंभिक संख्या के साथ बराबर का चिन्ह है और न ही अंतिम संख्या के साथ बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब दोनों ही तरफ छोटा कोष्ठक आएगा। यहाँ पर प्रारंभिक संख्या के साथ बराबर का चिन्ह है तो यहाँ पर आएगा बड़ा कोष्ठक। अंतिम संख्या के साथ बराबर का चिन्ह नहीं है तो बाद में आ जाएगा छोटा कोष्ठक। इसके बाद देखो यहाँ पर दोनों ही प्रारंभिक और अंतिम संख्या दोनों के साथ बराबर का चिन्ह, इसका मतलब दोनों तरफ ही आ जाएगा बड़ा कोष्ठक। तो इस प्रकार हमें समुच्चय निर्माण रूप को अंतराल रूप में लिखना है। अगले प्रश्न में हमें अंतराल रूप दे रखा है और इस अंतराल रूप को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ये अंतराल रूप दे रखा है और इसको किस में लिखना है, हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। मतलब हमें इन अंतराल रूपों से यहाँ पर इस समुच्चय निर्माण रूप में आना है। तो यदि हम इन सभी समुच्चय निर्माण रूप को देखें ध्यान से तो केवल हमें 2 ही जगह परिवर्तन दिखाई देगा। एक परिवर्तन तो दिखाई देगा संख्या का, एक परिवर्तन तो किसका दिखाई देगा, संख्याओं का। दूसरा जो परिवर्तन हमें दिखाई देगा वो दिखाई देगा बराबर के चिन्ह का। मतलब इस प्रश्न में संख्या अलग है, इस प्रश्न में संख्या अलग है, इस प्रश्न में संख्या अलग है और इस प्रश्न में संख्या अलग है। तो एक तो परिवर्तन किसका हुआ, संख्याओं का। दूसरा परिवर्तन ये है कि कहीं पर यहाँ पर देखो एक जगह बराबर का चिन्ह है, यहाँ पर दोनों ही जगह बराबर का चिन्ह नहीं है, यहाँ पर भी एक जगह बराबर का चिन्ह है और यहाँ पर दोनों जगह बराबर का चिन्ह है। तो दूसरा जो परिवर्तन हमें देखने को मिला वो हमें बराबर के चिन्ह का देखने को मिला। तो 2 ही परिवर्तन देखने को मिले, संख्याओं का और एक बराबर के चिन्ह का। तो अब हम इन अंतराल रूपों को इन समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। तो ऐसा कैसा लिखना है, केवल परिवर्तन किसका होगा, एक तो संख्या का और एक बराबर के चिन्ह का। तो देखो हमें पहला जो प्रश्न दे रखा है उसमें हमें विवृत अंतराल दे रखा है। यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें विवृत अंतराल दे रखा है -3, 0। अब देखो दोनों ही तरफ हमें छोटा कोष्ठक दे रखा है। तो इसका मतलब जब हम इसे इस प्रकार समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर बराबर के चिन्ह नहीं आएंगे।
साथ में प्रारंभिक संख्या कितनी है -3, तो यहाँ पर तो आएगा -3। अंतिम संख्या कितनी है 0, तो अंतिम संख्या कितनी आ जाएगी 0, और बाकी ऐसा का ऐसा। तो इसका समुच्चय निर्माण हो गया सभी अक्ष का समुच्चय जहाँ अक्ष एक वास्तविक संख्या है और अक्ष -3 से तो बड़ा है और 0 से छोटा है। ये हो गया इसका समुच्चय निर्माण रूप। अगला प्रश्न देखो, इसमें हमें संवृत अंतराल दे रखा है 6,12। कौन सा अंतराल दे रखा है? संवृत अंतराल 6,12। देखो दोनों ही तरफ बड़ा कोष्ठक है, इसका मतलब दोनों जगह बराबर का चिन्ह आएगा। साथ में प्रारंभिक संख्या 6 है तो यहाँ पर 6 आएगा, अंतिम संख्या 12 है तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो इसको लिखते हैं सभी अक्ष का समुच्चय जहाँ अक्ष एक वास्तविक संख्या है और अक्ष 6 से बड़ा और 12 से छोटा। अब दोनों ही तरफ बड़ा कोष्ठक है तो दोनों जगह क्या आएगा? बराबर का चिन्ह आएगा। ये होगा इसका समुच्चय निर्माण रूप। अगला प्रश्न देखो, अगले दोनों ही प्रश्नों में हमें अर्ध संवृत अर्ध विवृत अंतराल दे रखा है। इसका मतलब यह है कि एक ही बराबर का चिन्ह आएगा और एक जगह बराबर का चिन्ह नहीं आएगा। अब कौन सी तरफ बराबर का चिन्ह आएगा और कौन सी तरफ बराबर का चिन्ह नहीं आएगा वो किस पर निर्भर करेगा? कोष्ठक पर। देखो पहले छोटा कोष्ठक आ रहा है, फिर बाद में क्या आ रहा है? बड़ा कोष्ठक। तो बाद वाले चिन्ह में हमें किसका चिन्ह लगा देना है? बराबर का चिन्ह। यहाँ पर पहले ही बड़ा कोष्ठक आ गया, मतलब पहले ही हमें क्या लगा देना है? बराबर का चिन्ह लगा देना। तो इसको लिखते हैं सभी अक्ष का समुच्चय जहाँ अक्ष एक वास्तविक संख्या है और अक्ष 6 से बड़ा है और छोटा किससे है? 12 से, और 12 की तरफ बड़ा कोष्ठक है तो यहाँ पर लगा देना है बराबर का चिन्ह। अगला प्रश्न देखो, सभी अक्ष का समुच्चय जहाँ अक्ष एक वास्तविक संख्या है और अक्ष -23 से तो बड़ा है और 5 से छोटा है। अब -23 की तरफ बड़ा कोष्ठक है तो यहाँ पर हमें बराबर का चिन्ह लगाना है। ये होगा इसका समुच्चय निर्माण रूप। तो इस प्रकार हमें अंतराल रूप को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। और पहले प्रश्न में हमने क्या किया था? पहले प्रश्न में हमने समुच्चय निर्माण रूप को अंतराल रूप में लिखा था। अगला टॉपिक है घात समुच्चय। तो पहले हम घात समुच्चय को उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो हमने एक समुच्चय ले लिया और इस समुच्चय में अवयव है एक तो a और एक अवयव है b। अब इस समुच्चय के उप समुच्चय बनाने में तो एक तो फाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, एक स्वयं का क्या होता है? उप समुच्चय होता है। तो दो उप समुच्चय तो ये हो गई। अब और उप समुच्चय बनाने के लिए हमें क्या करना है? हमें पहले एक एक अवयव को लेना है, फिर दो दो अवयवों को लेकर समुच्चय बनाने, फिर तीन तीन अवयवों को लेकर समुच्चय बनाने। जो जो हमें समुच्चय मिलेंगे वो इसके उप समुच्चय मिलेंगे। अब देखो यहाँ पर तो दो ही अवयव है, तो हमें पहले एक एक अवयवों को लेकर समुच्चय बनाने। तो एक एक अवयवों को लेकर हमने समुच्चय बना लिया। ये जो हमें दो समुच्चय मिले ये वाले, ये दोनों के दोनों इस एक के क्या है? उप समुच्चय है। ये दोनों के दोनों जो समुच्चय हैं वो इस समुच्चय एक के क्या है? उप समुच्चय है। तो एक एक अवयव को लेकर समुच्चय बना लिया। अब दो अवयवों को लेकर समुच्चय बनाना है, तो दो अवयवों को लेकर समुच्चय बनाएंगे तो वापस हमें ये समुच्चय मिल जाएगा। और दो से ज़्यादा अब अवयवों को ले नहीं सकते क्योंकि इसमें अधिकतम कितने अवयव हैं? दो ही अवयव हैं। तो इसके इतने ही उप समुच्चय बनेंगे। अब इन उप समुच्चयों को समुच्चय में लिख दिया जाए। इन उप समुच्चयों को किस में लिख दिया जाए? इस प्रकार समुच्चय में लिख दिया जाए तो इस समुच्चय को कहा जाता है, इस समुच्चय एक का घात समुच्चय। ये जो हमें समुच्चय मिला है वो क्या है? घात समुच्चय है। कौन से समुच्चय का है ये? समुच्चय एक का। और घात समुच्चय को लिखेंगे हम पी ए। समुच्चय ए का घात समुच्चय तो उसको लिखेंगे पी ए के द्वारा। मान लो समुच्चय x होता तो उसके घात समुच्चय को लिखते हैं हम पी x के द्वारा। मान लो समुच्चय y होता तो इसके घात समुच्चय को लिखते हैं हम पी y के द्वारा। तो यहाँ पर घात समुच्चय किसका है? a का, तो इसको लिखेंगे पी ए के द्वारा। तो घात समुच्चय होता क्या है? घात समुच्चय क्या होता है? किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय। ये जो समुच्चय ए था
इसके हमने क्या लिखे, उपसमुच्चय लिखे, और इन उपसमुच्चयों को हमने क्या बना लिया, उपसमुच्चयों का क्या बना लिया, एक समुच्चय बना लिया, और उस समुच्चय को क्या कहा गया, घात समुच्चय कहा जाता है। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई देखो, समुच्चय एक के उपसमुच्चयों का समुच्चय एक का घात समुच्चय कहलाता है। कोई भी समुच्चय है उसके उपसमुच्चय लिख लो, उपसमुच्चय लिखने के बाद उनका समुच्चय बना लो, उनका क्या बना लो, समुच्चय बना लो, उस समुच्चय को कहा जाएगा घात समुच्चय। इसे अब एक के घात समुच्चय को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, पी ए के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। अब घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो घात समुच्चय में क्या आ रहे हैं, उपसमुच्चय आ रहे हैं, तो जितने उपसमुच्चय होंगे उतने ही घात समुच्चय में अवयवों की संख्या होगी। तो इस ए में अवयवों की संख्या कितनी है, 2, ए के अवयवों की संख्या कितनी है, 2। तो ए के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, इस ए के उपसमुच्चयों की संख्या होगी 2 की घात 2 मतलब 4। तो जितने उपसमुच्चय होंगे उतने ही इस ए के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या होगी। देख लो, ये रहा ए का घात समुच्चय और इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 4। तो कोई भी समुच्चय हो, जैसे मान लो अक्ष कोई समुच्चय है और अक्ष समुच्चय में अवयवों की संख्या है p, अक्ष समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है, p। तो इस समुच्चय अक्ष के जो समुच्चय अक्ष है इसके घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो इसके घात समुच्चय में अवयवों की संख्या होगी ए के उपसमुच्चयों की संख्या के बराबर, और ए के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 की घात p। तो समुच्चय अक्ष में अवयवों की संख्या p है, तो अक्ष के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होगी, 2 की घात p होगी। नेक्स्ट टॉपिक है सार्वत्रिक समुच्चय। तो इसको भी हम पहले उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लो हमारे पास 2 समुच्चय हैं, पहले समुच्चय में अवयव है 1, 2 और दूसरा जो समुच्चय है b, इसमें अवयव है a, b। 2 समुच्चय है हमारे पास, एक समुच्चय a और एक समुच्चय b। अब हम एक ऐसा समुच्चय बनाएं जिसमें ये दोनों ही समुच्चय समाहित हो। हम एक ऐसा समुच्चय बनाएं जिसमें ये दोनों ही समुच्चय क्या हो, समाहित हो। या ऐसा कह सकते हैं कि हम एक ऐसा समुच्चय बनाएं जिसके ये दोनों ही समुच्चय उपसमुच्चय हो। ये दोनों समुच्चय क्या हो, उस समुच्चय के उपसमुच्चय हो। तो फिर मैंने एक इस प्रकार एक समुच्चय बना लिया और इसमें अवयव है 1, 2, 3 a, b, c। ये एक समुच्चय बना लिया। इस समुच्चय में देखो ये पूरा का पूरा a समाहित है, या ऐसा कह सकते हैं कि इस समुच्चय का a उपसमुच्चय है, b भी इस समुच्चय में क्या है, समाहित है, या ऐसा कह सकते हैं कि b इस समुच्चय का क्या है, उपसमुच्चय है। तो हमारे पास ये 2 समुच्चय थे और ये दोनों के दोनों समुच्चय हमने जो समुच्चय बनाया उस समुच्चय में समाहित हो रहे। तो इस समुच्चय को कहा जाएगा, ये जो हमने जो समुच्चय बनाया इस समुच्चय को कहा जाएगा इन समुच्चयों का सार्वत्रिक समुच्चय। ये जो हमने समुच्चय बनाया इस समुच्चय को क्या कहेंगे हम, सार्वत्रिक समुच्चय। और सार्वत्रिक समुच्चय को दर्शाया जाता है u के द्वारा। सार्वत्रिक समुच्चय को किसके द्वारा दर्शाया जाएगा, u के द्वारा। जो बात मैंने बताई वो बात यहाँ पर परिभाषा में लिखी हुई है, एक बार पढ़ लेते हैं इसे भी। एक ऐसा समुच्चय जिसमें दिए गए सभी समुच्चय समाहित हो उसे क्या कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। तो इस समुच्चय में ये 2 समुच्चय हमें दिए गए थे, ये समुच्चय हमने बनाया, इस समुच्चय में ये दोनों दिए गए समुच्चय क्या है, समाहित है। तो इस समुच्चय को कहेंगे हम सार्वत्रिक समुच्चय। जैसे हम बात करें सभी की सभी संख्याएं, चाहे प्राकृत हो, चाहे पूर्ण हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे परिमेय हो, चाहे अपरिमेय हो, सभी की सभी संख्याएं वास्तविक संख्याओं में आती है। या ऐसा कहें कि सभी की सभी संख्याएं वास्तविक संख्याओं में समाहित होती है। या इसी बात को ऐसा भी कह सकते हैं कि सभी की सभी संख्याएं वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय होती है। इसका मतलब फिर
ऐसा भी कह सकते हैं कि सभी संख्याओं के लिए वास्तविक संख्याएं सार्वत्रिक समुच्चय है। सभी संख्याओं के लिए वास्तविक संख्याएं क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय है, क्योंकि सभी की सभी संख्याएं किस में आ रही है? वास्तविक संख्याओं में आ रही है। तो वास्तविक संख्या को क्या कह सकते हैं हम? सार्वत्रिक समुच्चय भी कह सकते हैं। किन के लिए कहना है? तो किन के लिए कहना, ध्यान रखना है, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, इनके लिए सार्वत्रिक समुच्चय कौन है? वास्तविक संख्याएं। अब सार्वत्रिक समुच्चय से संबंधित 2-3 प्रश्न हैं, उनको हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, इनके लिए हमें एक सार्वत्रिक समुच्चय लिखना है। मतलब एक ऐसा समुच्चय लिखना है जिसमें ये दोनों समुच्चय आ जाए। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय। त्रिभुजों के समुच्चय में समकोण त्रिभुज भी आ गए और समद्विबाहु त्रिभुज भी आ गए। इसका मतलब ये जो त्रिभुजों का समुच्चय होगा वो इन दोनों समुच्चयों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय का काम करेगा। तो ऐसा भी लिख सकते हैं त्रिभुजों का समुच्चय, और इसको समुच्चय निर्माण रूप में भी लिख सकते हैं इस प्रकार, सभी अक्ष का समुच्चय जहां अक्ष एक त्रिभुज है। इस प्रकार इसको समुच्चय निर्माण रूप में भी लिख सकते हैं। अगले प्रश्न में हमें 3 समुच्चय दे रखे हैं और इन 3 समुच्चय के लिए यहाँ पर सार्वत्रिक समुच्चय कौन सा है वो हमें देखना है। तो देखो इस ए में अवयव आ रहे 1, 3, 5, तो इसमें देखो 1, 3, 5 आ रहे क्या? 1, 3, 5, मतलब ये समुच्चय तो इसमें समाहित है। बी में अवयव है 2, 4, 6, तो इसमें अवयव देखो 2, 4, 6 आ रहे, इसका मतलब बी भी इसमें समाहित है। सी देखो, सी में अवयव है 0, 2, 4, 6, 8, तो देखो 8 नहीं है, इसका मतलब सी इसमें समाहित नहीं होगा तो फिर ये सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा। 5 तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि 5 में तो कोई अवयव भी नहीं है, तो ये समुच्चय इसमें समाहित नहीं होंगे। इसमें देखो ए इसमें समाहित है 1, 3, 5, बी 2, 4, 6, तो 2, 4, 6, तो ए और बी तो समाहित है। सी 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, तो तीनों के तीनों समुच्चय इस समुच्चय में समाहित है। इसका मतलब ये जो समुच्चय है वो इन तीनों का सार्वत्रिक समुच्चय है। तो हमारा आंसर हो गया ये ऑप्शन नंबर 3। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे की चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।